हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट 5 ऑफ जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है भाई, जो आपके 30 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, दैट इज़ फॉर फॉल। लेट्स क्रैक फार टुगेदर। ठीक है भाई, आज हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 टॉपिक्स। कौन कौन सा है? पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई, क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लाइमेट वाला जो सेशन है, इस पे हम लोग 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे विद डिटेल। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। ये पोर्शन आपका दिया गया है वहाँ पे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये साइंस में भी है और जीके में भी, दोनों में है। साइंस वाला हम लोग अलग से करेंगे। इसमें ये आपका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी जो आपका पोर्शन है वो हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके भी 10 एमसीक्यूज रहेंगे। देन लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया के भी हम लोग 10 एमसीक्यूज करेंगे। आपको पता है 10 एमसीक्यूज हैं तो 4 ऑप्शन भी होते हैं साथ में, तो वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 30 एमसीक्यूज हैं और आपको कंसेप्ट कम से कम भी 60 दूंगा मैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्यारा सा ये सेशन। ठीक है भाई, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो लाइक तो आप लोग कर ही दोगे वीडियो को। चलो भाई, इस लेक्चर की भी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी क्यूरी हो आपको, तो यहाँ मेल आप हम लोग मुझे कर सकते हैं। ठीक है भाई, मेल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर किसी की मेल का रिप्लाई थोड़ा लेट आ रहा है तो उसके लिए भाई लोग गुस्ताखी माफ़। काफ़ी सारे मेल होते हैं भाई, तो इतना टाइम नहीं होता है कि सबको रिप्लाई दूं, पर मैं कोशिश करता हूं कि हर एक को रिप्लाई दूं। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो भाई अभी जो हमारा सेशन रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, दैट इज़ क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी का जो क्लाइमेट और वेदर का जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस पोर्शन को कवर करेंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू। ठीक है, ये पोर्शन तो आपका कवर होगा ही होगा विद एमसीक्यूज़। ठीक है, एमसीक्यूज़ के थ्रू ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको कवर करवा दूंगा। चलिए क्वेश्चन पहला देखिए, मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज। इंडिया की जो मोस्ट ऑफ रेनफॉल होता है वो क्या होता है? साइक्लोनिक होती हैं, कन्वेंशनल होती हैं, इल्यूसिव होती हैं या ओरोग्राफिक होती हैं? यस, बताइए इंडिया की मोस्ट ऑफ रेनफॉल क्या होती है? देखो भाई, इंडियन रेनफॉल जो होती है मोस्ट ऑफ, वो होती है कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेक्शनल। ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है वो अपना प्रीवेलेंट रहती है किसमें? इक्वेटोरियल रीजन में। ठीक है, इक्वेटोरियल जो रीजन होता है उसमें ये प्रीवेलेंट रहती है। कौन सी अपनी? दैट इज कन्वेंशनल रेनफॉल। और ये जो होती है, इसमें जो एयर होती है, वार्म एयर, वो राइज करती है अप, देन एक्सपैंड होती है। उसके बाद कूल लेयर जो होती है वो नीचे आती रहती है, ठंडी होती रहती है, वो सैचुरेट करती है। उसके बाद कंडेंस होती है तो वो फॉर्म कर देती है आपके पास कॉम्युलस, और देन उसके बाद क्लाउड्स बन जाते हैं। उसकी वजह से होती है अपने पास रेन। तो ये कन्वेक्शनल रेन बनेगा आपका इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन फर्स्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेनफॉल इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद। इंडियन रेनफॉल जो होती है वो किसके साथ एसोसिएट नहीं करती भाई? ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन सेकंड में। यस, इंडियन रेनफॉल इज नॉट एसोसिएटेड विद ओरोग्राफी, कन्वेक्शन या साइक्लोन्स या एंटी साइक्लोन। अभी ये हमने तो देख लिया, ये तो गया भाई, ये तो है ही है। ओरोग्राफी बिल्कुल ये भी है भाई। साइक्लोन्स होते हैं तभी तो बारिश आती है हमारे पास, वो उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आ जाते हैं, बारिश हो जाती है, तो ये भी हमारा एसोसिएट करता है, ये भी करता है। तो आपके पास होता है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन इज अपोजिट ऑफ साइक्लोन्स। ठीक है, अपोजिट होता है ये साइक्लोन्स का। क्लियर भाई लोग, ये जो होता है एंटी साइक्लोन इज द अपोजिट टू द साइक्लोन। इसमें क्या होता है, विंड्स जो होती है मूव करती हैं। एंटी साइक्लोन में जो विंड्स होती हैं ना, वो मूव करती हैं आपकी कहाँ पे? लो प्रेशर एरिया में। लो प्रेशर एरिया जो होता है वहाँ मूव करती हैं आपकी विंड्स। ठीक है, तो एंटी साइक्लोन में जो विंड्स हैं वो मूव आउट कर देती हैं कहाँ पे? हाई प्रेशर एरिया में। और विंड डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज रहती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंटी क्लॉकवाइज रहती है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो आपका एंटी साइक्लोन होता है वो क्या करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी जो होती है एंटी क्लॉकवाइज होता है, और ये जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है यहाँ पे ये क्लॉकवाइज
रोटेट करता है क्या अपनी जो इसकी विंड डायरेक्शन होती है वो, ठीक, किसकी, एंटी साइक्लोन्स की। तो ऑप्शन हो जाएगा डी कि भाई ये रेनफॉल के साथ एसोसिएट नहीं करता, दैट इज एंटी साइक्लोन्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून। कौन सा इंडिया का वो पार्ट है जहाँ पे रेनफॉल आती है साउथ वेस्ट से भी और नॉर्थ वेस्ट मानसून से भी। तमिलनाडु, ओडिशा, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार। यस, कौन सा एरिया है ये आपसे पूछा गया भाई। तो भाई वो है आपके पास ऑप्शन डी, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार जो एरिया है यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो रिसीव होती है बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून से। साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो कवर करता है निकोबार आइलैंड को, और जो इंटायर साउथ अंडमान सी है उसको, कौन, साउथ वेस्ट मानसून। क्लियर भाई। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विद ड्राई मॉनसून फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ड्राई मॉनसून फॉरेस्ट के रिलेटेड आपको चार नीचे टर्म्स दी हैं और बताया कौन कौन सी सही है ड्राई मॉनसून फॉरेस्ट के बारे में। एनुअल रेनफॉल इज बिलो 50 सेंटीमीटर, ओके जी। ट्रीज आर शॉर्ट रूटेड, थॉर्नी श्रब्स एंड ग्रासलैंड्स होते हैं यहाँ पे। मैंगो, महुआ, सीसम, कीकर, ये सब यहाँ के प्रोमिनेंट ट्रीज हैं किसके, ड्राई मॉनसून फॉरेस्ट इंडिया का जो होता है। ये आपसे पूछा गया कि एसोसिएट इसमें है या नहीं है ये। तो ऑप्शन आर 1 and 2, 2 and 4, 3 and 4 या 1, 2 and 3। यस, तो यहाँ पे हमारे पास भाई 3 and 4 हमें करेक्ट लग रहा है। क्यों, जो ड्राई मॉनसून फॉरेस्ट होता है वहाँ पे थॉर्नी श्रब्स होती हैं, ग्रासलैंड्स होती हैं, मैंगो, महुआ, सीसम, कीकर, ये सब क्या प्रोमिनेंट ट्रीज होती हैं कहाँ की, ड्राई मॉनसून फॉरेस्ट। ठीक है, ड्राई मॉनसून फॉरेस्ट। ठीक है भाई, इसको हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, या फिर हम लोग ड्राई फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल डेसिडस, ओके, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ड्राई मॉनसून फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी कहते हैं। और इनको ये जो है ओपन वुडलैंड यहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती हैं जो लॉन्ग ड्राई सीजन में हैवी रेनफॉल लाती हैं। ठीक है, हैवी रेनफॉल यहाँ पे होता है लॉन्ग ड्राई सीजन में, जिसको फॉलो अप कौन करता है भाई, हैवी रेनफॉल यहाँ पे होती है, दैट इज ड्राई मॉनसून फॉरेस्ट। ये था हमारा ऑप्शन सी, 2 and 3 यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट करेक्ट है भाई। क्लियर। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ। द पैडी फील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द एरियाज एनुअली रेनफॉल। ठीक है, जो पैडी फील्ड्स होती हैं जो इंडिया में लोकेट करती हैं उनको एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए होती है, ये आपसे पूछा गया है। 120 सेंटीमीटर या 140, 100 या 180। यस, देखो भाई, जो अपने पास पहली चीज़ है पैडी। पैडी जो है ये पंजाब रीजन की और हरियाणा रीजन की, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। हरियाणा और पंजाब की ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं और इनको हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है और एनुअल रेनफॉल इनको चाहिए होती है अबव 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अबव 100 सेंटीमीटर चाहिए होती है और जो ह्यूमिडिटी है यहाँ पे हाई चाहिए होती है। क्लियर, ह्यूमिडिटी भी इनको हाई चाहिए होती है, किसको, पैडी फील्ड्स को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, पैडी कहाँ कहाँ पे ग्रोन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए, पंजाब एंड हरियाणा। 100 सेंटीमीटर एंड अबव इसको रेनफॉल चाहिए होती है और ह्यूमिडिटी भी हाई चाहिए होती है। क्लियर भाई, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन भाई। क्लियर। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच रीजन गेट्स फर्स्ट मानसून इन समर। कौन सा एरिया है जहाँ पे फर्स्ट मानसून होता है समर में, हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स या गैंजेटिक प्लेन। यस, देखो भाई, जब भी मॉनसून अप्रोच करेगा, ठीक है, जब भी आपको मॉनसून अप्रोच करेगा, क्या, वेट वाला, याद रखना, वेट मॉनसून जब भी अप्रोच करेगा वो आपका वेस्ट कोस्ट पे, ठीक है, वेस्ट कोस्ट से अप्रोच करेगा। क्लियर, वेस्ट कोस्ट से अप्रोच करेगा इंडिया के, उसके बाद वो राइज हो जाता है, राइज अप होता है कहाँ पे, आपके वेस्टर्न घाट्स में।
क्लियर, वहाँ पे ये एयर जो उसकी है वो कूल हो जाती है, वहाँ एयर कूल्स होती है। दैट्स वाई वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो पहला मॉनसून आता है वहाँ पे समर में। क्लियर, तो वेस्टर्न घाट्स हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6 ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर भाई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन 7, नॉर्दर्न हिल्स दैट ब्लॉक साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कॉज हैवी रेन्स इन आसाम आर। देखो भाई, नॉर्दर्न हिल्स में जो ब्लॉक्स हैं, आपसे ये पूछा गया है साउथ वेस्ट मॉनसून की विंड्स को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं नॉर्दर्न हिल्स। तो वो कौन सी हिल्स हैं जो साउथ वेस्ट मॉनसून को, ये कुछ हिल्स हैं, ठीक है, वहाँ से आती है क्या आपके पास साउथ वेस्ट मॉनसून आता है यहाँ पे आपके पास है, ठीक है। तो वो जो मॉनसून आता है, ये जो आपके पास ये हिल्स है, नॉर्दर्न हिल्स हैं, ये कौन सी हिल्स हैं जो ब्लॉक कर देती हैं वो विंड्स को, और आसाम वाला जो एरिया है वो जब रुक जाती हैं तो वहाँ पे आसाम के ऊपर रुकती हैं, तो आसाम में वहाँ क्या होता है, रेन हो जाती है, हैवी रेन होती है। वो कौन सी हिल्स हैं जो ये मॉनसून रोकती हैं? अरक्कन योमा एंड पैगु योमा, गारो खासी जानतिया, बरेल एंड पटकाई हिल्स, खासी एंड पैगु योमा। यस, कौन सी हिल्स हैं भाई जो ब्लॉक करती हैं? तो भाई वो हैं आपकी गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स, ठीक है। गारो खासी और जैंतिया हिल्स हैं जो ब्लॉक कर देती हैं साउथ वेस्ट विंड्स को, और जिसकी वजह से आसाम में क्या होता है, हैवी रेन होती है। तो इट्स ऑप्शन बी भाई, ठीक है, गारो खासी एंड जैंतिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 8, द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ मेट्रोलॉजिकल स्टेशन is 26 degree Celsius. Its average annual temperature, its average annual rainfall is 63 centimeter. Okay, the annual range of temperature is 90 degree Celsius. The station is questioned at. तो स्टेशन कहाँ पे है ये आपसे पूछा गया है भाई, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, एनुअल टेम्परेचर मेट्रोलॉजिकल स्टेशन का है 26 डिग्री सेल्सियस, एनुअल रेनफॉल वहाँ पे होती है 63 सेंटीमीटर, एनुअल रेंज जो रहता है टेम्परेचर का वो रहता है 9 डिग्री। तो वो स्टेशन कहाँ पे है, क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है भाई। यस, इलाहाबाद, चेन्नई, चेरापूंजी या कोलकाता? हाँ जी बताइए। तो भाई ये है चेन्नई। ओके, चेन्नई में एवरेज आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 26 डिग्री। ओके, 26 डिग्री सेल्सियस दिया रखा है, और रेनफॉल आपको दे रखी है 63 सेंटीमीटर की, ठीक है। और रेंज जो टेम्परेचर का है वो 9 डिग्री सेल्सियस है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट्स ऑप्शन बी, दैट इज चेन्नई। क्लियर, ऑप्शन बी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द रीजन फॉर राजस्थान बीइंग डेफिशिएंट इन रेनफॉल, रेनफॉल में डेफिशिएंट रहता है राजस्थान में, कम होती है, तो किसकी वजह से? द मॉनसून फेल टू रीच दिस एरिया, मॉनसून फेल कर जाता है यहाँ पे पहुँचने से। इट इज़ टू हॉट, वहाँ बहुत गर्मी होती है। देयर इज़ नो वाटर अवेलेबल एंड दस द विंड्स रिमेन ड्राई, पानी नहीं है तो विंड्स सूखी रह जाती हैं। द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज नेसेसरी अपलिफ्ट टू बी कूल्ड, ठीक है। जो वो ये बोल रहा है कि भाई जो विंड्स होती हैं वो क्रॉस ही नहीं कर पाती हैं बैरियर को, जो वहाँ पे पहुँच पाएँ और वहाँ पे कूल डाउन होके फिर बरस सकें। तो इनमें से कौन सा सही है? देखो भाई, राजस्थान डेफिशिएंट है रेनफॉल में क्योंकि वहाँ पे विंड्स आती हैं कम, क्योंकि वहाँ पे बैरियर की वजह से। कौन सी बैरियर बनती हैं उनके पास? देखो, फर्स्टली अरेबियन सी से जो साउथ वेस्ट मॉनसून निकलता है, आपका अरेबियन सी से निकलता है क्या, साउथ वेस्ट मॉनसून। जब ये आता है, ठीक है, अरेबियन सी से साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, उसकी वजह से रेन होती है कहाँ पे, वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न इंडिया में, जो पैरेलल चलते हैं किसके, आपके किसके पैरेलल चलते हैं भाई, अरावली रेंज के। और जब अरावली रेंज के पैरेलल चलेंगे, साउथ वेस्टर्न मॉनसून है, वेस्टर्न घाट्स में आके बरसेंगे, तो वो हार्डली जो है अरप्ट कर पाएंगे, इंटरप्ट कर पाएंगे कहाँ पे, अरावली रेंज को क्रॉस करके राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पे वो पहुँच ही नहीं पाते, अरप्ट ही नहीं हो पाते, बैरियर बन जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे रेन डेफिशिएंट हो जाती है भाई, ठीक है। स्कैंटली रेनफॉल वहाँ पे रिसीव होती है राजस्थान में मल्टीपल रीजन्स की वजह से, बट इतनी नहीं हो पाती। दैट्स वाई हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर भाई,
ठीक है, अरेबियन सी से याद रखना है। ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून जो कॉज करते हैं रेन कहाँ पे, वेस्टर्न साइड में और साउथ वेस्टर्न इंडिया में। तो वो अरावली रेंज जो राजस्थान से चलती है लेफ्ट साइड से, तो वहाँ पे उसके साथ क्या होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है उन दोनों का, तो वो वहीं पे बरस जाते हैं वेस्टर्न घाट्स वाले साइड, तो राजस्थान तक पहुँच नहीं पाते। तो दैट्स वाई ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन 10। The extreme temperature between summer and winter is quite low in southern part of peninsular India mainly because, ये बोल रहा है कि टेम्परेचर जो साउदर्न इंडिया में समर और विंटर में तो बराबर सा ही रहता है, इतना फर्क नहीं पड़ता पेनिनसुलर में। तो वो बोल रहा है क्यों भाई, ऐसा क्यों है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है आपको, द एडजॉइनिंग ओशियंस मॉडरेट द टेम्परेचर, जो उनके साथ में ओशियन चलता है अरेबियन सी, ठीक है, तो वो टेम्परेचर को मॉडरेट कर देते हैं। द स्काई इज जनरली क्लाउडी, जो आसमान है वो क्लाउडी रहता है। द सन्स रेज आर ऑलमोस्ट वर्टिकल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर, विंड्स वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फ्लो करती हैं थ्रू आउट द ईयर। तो कौन सा इनमें से करेक्ट है भाई? देखो, एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है समर और विंटर में, क्वाइट लो रहता है साउदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में मेनली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ओशियंस हैं वो एडजॉइनिंग है और टेम्परेचर को मॉडरेट कर देते हैं। साउदर्न पार्ट है जो हमारी कंट्री का, वो डिस्टिंक्टली गर्म रहता है मार्च और अप्रैल में और जून में, ठीक है। नॉर्थ इंडिया जो है जून में वो हाई रहता है। मार्च जो हाईएस्ट टेम्परेचर अकर करता है सदर्न पार्ट में, तो वो आपका रहता है भाई 40 to 45 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है आपने, ठीक है, मार्च में। जबकि अपना नर्दर्न साइड देखोगे तो यहाँ पे जून वाले टाइम पे गर्मी होती है। तो वो अपना सदर्न पार्ट जो है वो क्या करता है, जो उसकी ओशियंस हैं, एडजॉइनिंग ओशियंस, वो टेम्परेचर को मॉडरेट कर देती हैं। दैट्स वाई वहाँ का जो मौसम है क्वाइट लो ही रहता है। क्लियर। चलिए, ये थे हमारे भाई। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है भाई, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, इस पे हम लोग अभी इन डिटेल, जैसे हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करे 10 MCQ, इसके हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, वेयर इज नगर होल नेशनल पार्क, ठीक है। नगर होल नेशनल पार्क कहाँ पे, ये आपसे पूछा गया है। नगर होल नेशनल पार्क MP, कर्नाटका, उड़ीसा या आसाम? यस। तो भाई नगर होल नेशनल पार्क को हम लोग किस नाम से जानते हैं? राजीव गांधी ओके नेशनल पार्क, ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ये सिचुएटेड है कुगाडू और मैसूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका की, ठीक है भाई। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इट्स बी, ठीक है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ठीक है, पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके भाई, यहाँ पे टाइगर्स और इंडियन बाइसोन एंड एलिफेंट्स होते हैं, ठीक है। नगर होल नेशनल पार्क, इट्स ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, द स्टेट विच हैज़ अटेन्ड द ड्यूबिशियस इन डिस्टिंक्शंस ऑफ बीइंग टॉपर इन द लिस्ट विद हाईएस्ट इंक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। कौन सा एरिया है जिसमें हाईएस्ट इंक्रोचमेंट हुई है फॉरेस्ट लैंड की, आपसे पूछा गया है। बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या पंजाब? तो हरियाणा ने ये अटेंड किया है भाई, डिस्टिंक्शन बीइंग अ टॉपर इन लिस्ट विद हाईएस्ट इंक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड, तो इट्स हरियाणा भाई। क्लियर, हरियाणा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मच ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज फॉरेस्ट लैंड? इंडिया का कितने % ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट लैंड है? यस। तो भाई इंडिया का जो फॉरेस्ट लैंड है वो 20% एरिया जो है वो हमारा फॉरेस्ट लैंड के अंदर है, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड के अंदर है। और अभी जो रिसेंट टाइम में हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है इससे कम हो गया है, उससे क्या हुआ है भाई, डिप्लीट कर गया है, ठीक है, डिप्लीट कर गया है हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है। क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो इट्स ऑप्शन ए 20%। क्लियर, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन साइलेंट वैली ऑफ केरला? साइलेंट वैली ऑफ केरला जो है वहाँ पे किस टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है? मैनग्रोव फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट? यस, कौन से टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है भाई? तो भाई साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है नीलगिरीज हिल
केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, वो कंसिस्ट करता है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, कौन सा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या फिर इसको आप मॉइस्ट डेसिडिस फॉरेस्ट भी बोल सकते हो। ये आपको करिम्पूजा और मुकुर्थी नेशनल पार्क के अलोंग मिलती है, जो फॉर्म करता है पार्ट ऑफ नीलगिरी इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर? ये जो है आपकी साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पलक्कड़ में आपको पाई जाएगी, और ये मैंने आपको अभी बताया, दैट इज़ करिम्पूजा एंड मुकुर्थी नेशनल पार्क, इन दोनों के साथ मिलके ये क्या बनाते हैं भाई हमारे पास? नीलगिरी। ओके, नीलगिरी इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर? याद रखना है आपने, तो इट्स ऑप्शन सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट विच एनिमल? जो कॉर्बेट नेशनल पार्क थी वो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी? दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो एस्टेब्लिश की थी हमने कब भाई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दैट इज 1936। तो ये कहाँ पे है? ये है हमारे पास नैनीताल में। ओके, नैनीताल में है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है। ओके, किस स्टेट में पड़ती है भाई? ये उत्तराखंड में। ओके, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। ओके, 1936 में बनाई गई थी, और ये किसके लिए बनाई थी? किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था? ये हमारी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्क है इंडिया की, और ये प्रोटेक्ट किया किसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया था? इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर। ठीक है, इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्योलादियो घाना नेशनल पार्क इन राजस्थान वॉज फॉर्मली कॉल्ड एज? क्योलादियोल घाना नेशनल पार्क जो है उसको फॉर्मली क्या नाम से बुलाया जाता था? तो भाई सलीम अली बर्ड सेंचुरी, खजीदाई बर्ड सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, मायनी बर्ड सेंचुरी। तो भाई जो केवलादेव घाना नेशनल पार्क है राजस्थान की, ठीक है, ये पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, डाइवर्स बर्ड स्पीशीज़ के लिए ये क्या है? होम है, जहाँ पे स्पेशली क्या पाई जाती है? याद रखना, साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन। ओके, ठीक है, तो इसको हम लोग भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहते थे। ठीक है, फॉर्मरली भरतपुर बर्ड सेंचुरी। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? इंडिया की सबसे पहली नेशनल पार्क कौन सी है? वेलवेदना नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क। यस, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। यस, तो भाई ये हमने अभी ऊपर डिस्कस करा, दैट इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो 1936 में बनाई गई थी। ठीक है, और एक बात और आपको पता होना चाहिए, 1950 में इसका नाम राम गंगा कर दिया गया था, चेंज। ठीक है, अगेन फिर से इसका नाम चेंज कर दिया, किसमें? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। किसके लिए? वेल नोन ब्रिटिश स्पोर्ट्समैन और राइटर थे उसके नाम पे। क्लियर? तो दैट्स वाई आपका आंसर हो जाएगा सबसे पुरानी नेशनल पार्क आपके पास है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? नेशनल पार्क और स्टेट्स दी हैं, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, रणथंबोर नेशनल पार्क गुजरात, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका। कौन सा इनमें से गलत है? यस, तो भाई आप सबको पता है, इट्स ये भी आपके पास सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। रणथंबोर नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में ना होके भाई ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान। ओके, तो रणथंबोर नेशनल पार्क जो है ये वास्ट वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, जो सवाई माधोपुर में है, राजस्थान में, नदर्न इंडिया में। ठीक है, इट्स ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट नहीं था भाई। ठीक, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, देखिए। नामढापा नेशनल पार्क इज इन? नामढापा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। यस, तो भाई ये जो नामढापा नेशनल पार्क है ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में है, तो आपका ऑप्शन है डी हो जाएगा करेक्ट एरिया। ठीक है, ये नामढापा नेशनल पार्क जो है ये आपकी थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है, नेशनल पार्क है इंडिया की। याद रखना, वो भी किसमें? इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम। यस, बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये आपकी कर्नाटका में है, और बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये आपकी एस्टेब्लिश हो गई थी कब भाई? 1974 में एस्टेब्लिश करी गई थी। ठीक है, 1974 में ये प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड था किसका? महाराजा ऑफ मैसूर। ठीक है, याद रखना है आपने, प्राइवेट क्या था? हंटिंग ग्राउंड। हंटिंग ग्राउंड था किसका? महाराजा ऑफ मैसूर। ओके, चलिए, कर्नाटका। ठीक है, तो ये था भाई हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चंस ऑफ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, चलिए, तो नेक्स्ट भाई हमारे 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं किसके? पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यूज रहने वाले हैं आपके इस टॉपिक से, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, जैसे ग्लेशियर्स आ गए आपके पास, ठीक है, वेस्टलैंड आ गया, उसके बाद फॉरेन कंट्रीज कौन सी किस स्टेट को टच करती है, फिर अर्थक्वेक प्रोन एरिया कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें अभी कवर करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन ऑन पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने? बालतोरो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन। बालतोरो ग्लेशियर कहाँ पे है? काराकोरम माउंटेन रेंज में है, पामेर माउंटेन्स में है, शिवालिक में है, या आल्प्स में है? यस, बालतोरो। तो बालतोरो ग्लेशियर कहाँ पे है भाई, बताइए। यस, अगर हम लोग पोलर रीजन को काउंट ना करें, ठीक है, पोलर रीजन को अगर ना काउंट करें, तो बाल्तोरो ग्लेशियर जो है ये आपका लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। क्या है भाई? लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। ठीक है, कितनी है इसकी लेंथ भाई, जो लॉन्गेस्ट बोल रहे हो आप? 63 किलोमीटर्स। अगर हम पोलर रीजन को काउंट ना करें, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये लाई करता है आपका गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में। कहाँ का? काराकोरम माउंटेन रेंज में, गिलगित बाल्टिस्तान में। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर बाल्तोरो ग्लेशियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड? अंडमान आइलैंड जो है वो आपके इन अंडमान आइलैंड के फॉरेन कंट्री कौन सी क्लोज है? श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, या पाकिस्तान? यस, तो नियरेस्ट मेनलैंड जो है फॉरेन कंट्री अंडमान की, वो है भाई आपकी म्यांमार। ठीक है, म्यांमार जो अंडमान आइलैंड के नियरेस्ट है। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, इंडिया की, और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है और जंक्शन है अपने बे ऑफ बंगाल में, अंडमान सी में, अंडमान सी। तो ठीक है, म्यांमार है इसका करेक्ट आंसर भाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक्स? ठीक है, इनमें से कौन सा एरिया अर्थक्वेक के मोस्ट प्रोन होता है, जहां पे अर्थक्वेक आता है ज्यादा? कोस्टल प्लेन्स, ओल्ड शील्ड, प्लेट्यूज, यंग फोल्डेड माउंटेन्स? यस, तो भाई ये आपके पास होता है मोस्ट प्रोन एरिया इज यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों? क्योंकि जो दो प्लेट्स की मूवमेंट होती है, ठीक है, जो प्लेट्स की मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगी, टू प्लेट्स की मूवमेंट्स जो आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, तो वो अपवर्ड इनटू सीरीज ऑफ फोल्ड, तो फोल्ड में होते हैं वो, तो वो अपवर्ड जब आते हैं तो मोस्टली अर्थक्वेक अकर होते हैं इस बेल्ट में, दैट इज यंग फोल्ड माउंटेन्स में, क्योंकि ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं और यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी जगह से पास नहीं होता, ये आपसे पूछा गया है भाई। मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, या उड़ीसा? यस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास नहीं होता? तो वही वो उड़ीसा से पास नहीं होता। तो कहाँ कहाँ से पास होता है? ये है हमारी 8 इंडियन स्टेट। ठीक है, 8 इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ से ये पास होता है। तो आप लोग ये मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट करिए, मैं भी तब तक बताता हूँ आपको। ठीक है, पहली है आपकी गुजरात, सीक्वेंस में याद रखिएगा। ठीक है, देन आपके पास आ जाती है राजस्थान,
ठीक, उसके बाद आपके पास आती है एमपी, ठीक, उसके बाद आपके पास आ जाता है छत्तीसगढ़, ओके, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपके पास आ जाता है वेस्ट बंगाल, ओके, उसके बाद आपके पास आ जाती है झारखंड, ओके, देन उसके बाद आपके पास आता है त्रिपुरा, देन लास्ट आपके पास आ जाती है मिजोरम। ठीक है, ये हैं आपके पास 8 इंडियन स्टेट्स जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ठीक है, तो डज नॉट पूछा था, तो भाई यहाँ पे उड़ीसा जो है सही आंसर है हमारा, उड़ीसा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती। क्लियर भाई, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन, जो मैकमोहन लाइन है वो किन दो देशों के बीच में है? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश। यस, मैकमोहन लाइन। तो भाई जो अपनी मैकमोहन लाइन है वो है बिटवीन टिबेटन रीजन ऑफ चाइना और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। क्लियर, तो दैट्स वाई इंडिया एंड चाइना के बीच में है आपका मैकमोहन लाइन। ठीक है भाई, मैकमोहन लाइन ये प्रपोज की गई थी ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर जो था हेनरी मैकमोहन, कब? 1914 में, 1914 में ये प्रपोज की गई थी। शिमला कन्वेंशन जो हुआ था, साइन किया गया था ब्रिटिशर्स और तिब्बतियन के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। तो उस टाइम पे जिसने ये डिमार्केट किया था, कौन था वो? हेनरी मैकमोहन। ठीक है, हेनरी मैकमोहन, तो दैट्स वाई मैकमोहन लाइन हो गया था इसका नाम। इंडिया एंड चाइना, इंडिया पाकिस्तान रेड क्लिफ, ओके, रेड क्लिफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक, इनमें से कौन सी हाईएस्ट पीक है? कामेत, कुनलुन, नंगा पर्वत या नंदा देवी? तो भाई आपकी नंगा पर्वत जो है ये हाईएस्ट पीक है। ठीक है, क्या है? हाईएस्ट पीक है। ठीक है, 9th हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, ओके, 9th हाईएस्ट पीक है ये वर्ल्ड की विद 26,660 फीट, ओके, याद रखना है आपने ये पॉइंट भी। और 1953 में ऑस्ट्रियन जर्मन जो आया था एक, हरमन बुहुल, वो फर्स्ट था जिसने क्लाइंब किया था किसको? नंगा पर्वत को। कब? 1953 में। ऑस्ट्रियन जर्मन था हरमन बुहुल, वो फर्स्ट था जिसने इसको क्लाइंब किया था नंगा पर्वत को। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पिलग्रिम्स ऑफ कैलाश मानसरोवर हैव टू पास थ्रू विच पास टू इंटर तिब्बत? कैलाश मानसरोवर के लोग जो यात्रा करने जाते हैं पिलग्रिम्स, ठीक है, तो वो कौन सा पास क्रॉस करके जाते हैं मानसरोवर को, जब मानसरोवर तिब्बत जाते हैं? तो वो जो उत्तराखंड में लेपुलेख पास है भाई। ठीक है, उत्तराखंड का लेपुलेख पास है, इस पास को वो क्रॉस करके कैलाश मानसरोवर में जाते हैं, तिब्बत में एंटर करते हैं। तो इट्स ऑप्शन सी भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कौन सा ग्रुप है लैंग्वेजेस का जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया बोलते हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक, इंडो आर्यन, द्रविडियन या नन ऑफ दीज? तो भाई देखो, ये जो लैंग्वेज है आपके पास है इंडो आर्यन, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। इंडो आर्यन जो लैंग्वेज है ये है आपका इंडो यूरोपियन फैमिली की, इंडो यूरोपियन, ठीक है, फैमिली की लैंग्वेज है, फैमिली लैंग्वेज है जो इंडिया में आई थी आर्यंस के साथ। ठीक है, जब आर्यंस आए थे यहाँ पे, आर्यंस के साथ यहाँ पे आए थे, और ये बिगेस्ट लैंग्वेज ग्रुप है इंडिया और अकाउंट करता है 74% ऑफ इंडियंस जो इस लैंग्वेज को बोलते हैं, 74%। क्लियर, इंडो आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज? सह्याद्री रेंज जो है इसका दूसरा नाम क्या है? लेसर हिमालयास, शिवालिक्स, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स? यस, सह्याद्री रेंज का दूसरा नाम क्या है भाई?
तो भाई ये वेस्टर्न घाट्स को ही हम लोग सह्याद्री रेंज कहते हैं, सह्याद्री रेंज वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये माउंटेन एस्कर्मेंट्स हैं जो फॉर्म हुए थे ड्यू टू कोलैप्स ऑफ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन प्लेटू, जब फॉर्मेशन हुई थी हिमालयन माउंटेन सिस्टम की। क्लियर भाई, वेस्टर्न घाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टेट विद लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्ट लैंड इज गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। इन्होंने पूछा है आपसे कि कौन सी स्टेट है जिसका वेस्ट लैंड सबसे ज़्यादा है स्टेट वाइज। यस, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है या राजस्थान है। तो भाई स्टेट विद लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्ट लैंड है आपके पास राजस्थान, ठीक है। राजस्थान का 25% एरिया जो है वो वेस्ट लैंड में है, ठीक। कितना, 25% है। और नेशनली हम लोग अगर इस चीज़ को देखें तो नेशनली इंडिया का कितना परसेंट एरिया जो है वो वेस्ट लैंड में है, तो वो भाई कंसिस्ट करता है आपका 18%। 18% नेशनली हमारा जो एरिया है वो वेस्ट है, और राजस्थान का स्पेसिफिकली देखा जाए तो वो है 25%, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए J&K का कितने परसेंट एरिया वेस्ट लैंड के अंडर आता है, ठीक है भाई। ओके, तो ये था भाई आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो थे, हमने टॉप 30 MCQs डिस्कस करे हैं। ये लास्ट थे हमारे 10 MCQs ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने 30 में से कितने सही क्वेश्चन किए, और सेक्शनल 10 आउट ऑफ 10 भी बताना कि हमारे क्लाइमेट में कितने आए, देन 10 आउट ऑफ 10 बताना फर्दर इन्वायरमेंट में कितने आए, 10 आउट ऑफ 10 बताना आपके पॉलिटिकल जियोग्राफी में कितने आए। जब आप सेक्शनल अपने आपकी क्वेश्चनिंग करोगे तो उससे आपको क्या फ़र्क दिखेगा कि भाई मेरा कौन सा पोर्शन वीक है, ठीक है। जो पोर्शन वीक होगा उस पर थोड़ा काम करिए, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।